हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। जी हाँ गाइस, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के आज के इस सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। डेली तो बहुत सारी न्यूज आती है, ओके, बट वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। तो उन न्यूज का डिस्कशन करेंगे हम आज के इस सेशन में। तो चलिए, सबसे पहले तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और सेशन को दोस्त, कलीग, रिलेटिव, भाई जहां तक आप लिंक को पहुंचा सकते हैं शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ मैं, ताकि 8 से 10 लोग या जितने भी लोग हैं सभी लाइव आ जाए, ठीक है। और गाइस, एक और चीज मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर, 2 दिन से मैं एक्चुअली नोटिस कर रही हूँ कि लाइव में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि करंट अफेयर जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका आपकी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है, अगर कहते हैं ना कोई युद्ध है और उस युद्ध में अगर आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है तो आप आधा युद्ध वैसे ही जीत सकते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से करंट अफेयर है, बिल्कुल ये भी एक ऐसा ही वेपन है। आपका करंट अफेयर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आधा एग्जाम आपका वैसे ही निकल जाएगा। क्यों? उसका रीजन रीजन क्या है कि ज्यादातर लोग करंट अफेयर्स पर फोकस्ड नहीं होते हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं डेली बेस पर। पढ़ते तो हैं, यूट्यूब चलाया, कहीं पर खुल गया एक करंट अफेयर का सेशन, ठीक है, 2 मिनट देख लिया, उसके बाद बैक चले गए, राइट। ये अक्सर ऐसा होता है, ये फैक्ट है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमको करना क्या है कि करंट अफेयर को भाई हमें डेली बेस पे पढ़ना है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप नोट्स भी बना लो, मैं आपसे ये भी कहूंगी, क्योंकि नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है, एक फायदा होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, अक्सर जब लास्ट में एग्जाम आता है, अगर मैं एक एसएससी एस्पिरेंट की बात करूं, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो मैं आपकी बात करती हूँ। इवन आप अगर बैंक एस्पिरेंट भी हैं तो भी मैं आपकी बात करूंगी, ओके। अब देखो, दोनों के साथ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या। एसएससी में केवल जीएस जो होता है वो प्रीलिम्स में आता है, सभी जानते हैं। एसएससी में जीएस केवल प्रीलिम्स में आता है, और करंट अफेयर और आज की डेट में जो भी जीएस आते हैं उसमें 50% से ज्यादा पार्ट कौन कवर करता है, करंट अफेयर, आप भी जानते हो, ठीक है। तो एसएससी में सॉरी सॉरी, हाँ। तो एसएससी में जो भी जीएस आता है उसका प्रीलिम्स होता है, राइट। मेंस में सभी को पता है मैथ्स आएगी और रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश आएगी। तो भाई सभी का फोकस क्या होता है कि हमें मैथ्स करनी है, हमें मेंस लेकर चलना है, हमें मैथ्स करनी है। ये जनरली सब करते हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, आप बोल सकते हो। मैं भी कभी स्टूडेंट्स थी, मैंने भी ये चीजें की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जीएस तो केवल प्रीलिम्स में आता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, जीएस आना है तो जीएस के पहले बिफोर 15 डेज, इवन कई लोग तो बिफोर 1 वीक, ठीक है। तो या तो बिफोर 15 डेज या तो बिफोर 1 वीक हम जीएस पढ़ लेंगे, उनको ऐसा लगता है। और उनको ये भी गलत फहमी होती है कि भाई हम पढ़ के निकाल भी लेंगे, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, कब? जब आपका क्या स्ट्रांग होगा, करंट अफेयर। जब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हो, आप 1 वीक या 15 डेज में पढ़ के एसएससी के प्रीलिम्स में जीएस पार्ट में अच्छा खासा मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हो। बट उसके लिए एक तो शुरू से स्ट्रांग होना है, एक सब्जेक्ट के स्ट्रांग होने की जरूरत शुरू से जीएस में, और वो है आपका करंट अफेयर। मैं आपको डेली बेस पर क्लासेस देती हूँ करंट अफेयर की, मॉर्निंग 10 AM। एनी हाउ मॉर्निंग 10 AM आपकी डेली क्लासेस हो ही जाती है करंट अफेयर की, राइट। अब 10 बजे आपकी क्लास होती है, 10 बजे हम एक दिन पहले का पूरा ही करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अच्छा, ये गलती कभी मत करना कि चलो वीडियो देख लिया, 10 मिनट का देख लिया, 15 मिनट का बोरिंग लग रहा है, चलो यार नहीं देखते क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है मैम से। तो देखो, एक चीज याद रखना, इंटरेक्शन ना होने का रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि सेशन अभी लाइव नहीं है। सेशन रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव नहीं होते हैं। इस वजह से एक प्रॉपर इंटरेक्शन जो होना चाहिए आपसे, कि आपकी बातें मैं सुनूं और उसके रिप्लाई करूं, वो मैं केवल और केवल आपको कमेंट बॉक्स में कर सकती हूँ। आपको बाय अगर मैं बोलूं कि मैं बोलकर आपको वॉकेबल व्यू में मैं आपको रिप्लाई दे दूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ऑफ सेशन इज ऑफलाइन, दैट्स वाई,
रिकॉर्डेड सेशन है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, बट ये भी पॉसिबल हो जाएगा, लाइव सेशन भी आ जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। देखिए इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, आप एक्सेप्ट करते होंगे इस चीज को, डेफिनेटली करते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। मेहनत आपको कहाँ पे करनी है? एक्चुअली मेहनत नहीं है, उस मेहनत में आपको प्रॉफिट भी होगा। कैसे? सुनिए, आपको मेहनत ये करनी है कि भाई मुझे कम से कम डेली बेस पर 20 से 30 बच्चे लाइव चाहिए, ठीक है। वॉचिंग जो है, वॉच नाउ का आपने देखा होगा, जो वॉचिंग होती है, जो लोग बच्चे देख रहे होते हैं करंट अफेयर, ये टारगेट में आपके आपके हिस्से में दे रही हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी मेहनत करनी है गाइस कि मुझे 20 से 30 बच्चे रोज लाइव चाहिए। आपने मुझे अगर कंटिन्यू 1 वीक, ज्यादा नहीं, कंटिन्यू अगर 1 वीक 20 से 30 बच्चे रोज लाइव आ गए, ट्रस्ट मी मैं खुद लाइव सेशन लेकर आऊंगी। वो भी अभी कितने बजे होता है लाइव सेशन आपका? सुबह 10 बजे, राइट? अभी सुबह 10 बजे होता है। फिर कब होगा? फिर होगा मॉर्निंग 8 AM। मतलब सुबह सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे कि करंट अफेयर लाइव है भाई। और सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही कुछ और है, नो डाउट। तो ये हो जाएगा, बट उसके लिए आपको एक काम करना होगा। करना क्या होगा? ये आप इसको अपना टास्क समझ लो। एक्चुअली सभी बच्चों को बोल रही हूँ, सभी को सुनना होगा इसके बारे में। आप इसको एक टास्क समझ लीजिए और एक टास्क की तरह इसके साथ आप डील करिए। आप 20-30 बच्चे डेली बेस पर लाइव आओ, ठीक है, जो कि लाइव क्लास में, जो आपका इतना बड़ा सेशन भी नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े। मैं जानबूझकर केवल 30 मिनट का सेशन लेकर आती हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगे। लाइव क्लास में तो 1 घंटे का सेशन भी हो जाएगा तो भी मजा आएगा। क्यों? आप जो कमेंट करोगे उसके मैं बकायदा बार बार आपको आंसर करूंगी, आप भी जानते हो। तो लाइव इंटरेक्शन तो कितना भी लंबा हो जाए इंटरेस्टिंग ही होता है। बट रिकॉर्डेड है ये सेशन, आप बोर हो जाते हो क्योंकि मैं सिर्फ बोलती जाती हूँ, आपकी सुनती नहीं हूँ। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो क्या है, 30 मिनट केवल इसलिए मैं सेशन रखती हूँ ताकि ज्यादा बोरिंग भी ना हो। ओके, तो यहाँ पर जितनी जल्दी आप इस टारगेट को अचीव करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ही आप इस टारगेट को अचीव करेंगे, आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो कि आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ओके, होमवर्क टीम की तरफ से। किसकी तरफ से? तो होमवर्क टीम की तरफ से मिलेगा। तो ये सरप्राइज है आप सबके लिए। जैसे ही आपने इस टारगेट को अचीव किया, तो जैसे ही आप इस टारगेट को अचीव करोगे, आपके लिए कितना काफी अच्छा सरप्राइज रखा है। दूसरा, ये सरप्राइज अलग चीज है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, मैं लाइव आने लगूंगी। और लाइव क्लास का जो मजा है वो कुछ और नहीं, वो कहीं और मजा नहीं है जो लाइव क्लास में मजा है, ठीक है। प्रॉपर हंसी मजाक, डिस्कशन, इंपॉर्टेंट, सीरियस, सब कुछ होता है। आप अपने डाउट वहां पर भर भर के पूछ सकते हो और मैं आपके हर एक डाउट का रिप्लाई करूंगी। इवन आपका जीएस पार्ट का कोई भी डाउट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी पूछो, सबका रिप्लाई मिलेगा आपको। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा? बस आपको भाई एक सिंपल सा काम करना है। करना ये कि आपको इतने बच्चे तो डेली लाइव आना जरूरी है भाई। अगर लाइव क्लास चाहिए तो इतने लाइव आइए, फिर देखिए कितना मजा आता है, करंट अफेयर सेशन कितना इंटरेस्टिंग बनता है, राइट। तो ये कुछ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप इसको जितना जल्दी फॉलो करेंगे आपके लिए भी उतना अच्छा होगा, और मेरे लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आपसे इंटरेक्शन हो। आपसे इंटरेक्शन होगा तो चीजें और ज्यादा अच्छे वे में होंगी और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत हो गई बातें। अब भाई ये बातें बहुत हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा सेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बीच बीच में बातें करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं सेशन की तरफ। सेशन क्या है गाइस? तो करंट अफेयर का ये सेशन है। ओके, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फायदा क्या है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर के सेशन पे। मेरा नाम है ज्योत्सना तिवारी और आज का ये जो टॉपिक है दैट इज आई एम योर जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, और आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैं करंट अफेयर। और आ गए हैं आज की पहली न्यूज पर। तो न्यूज आप देख सकते हैं भाई, आज का करंट अफेयर का जो फर्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? ऑन 15 जुलाई 2020, मतलब 15 जुलाई 2020 को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग श्री मनसुख मंडाविया रिव्यूड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ Vallarpadam terminal in Kochi. This terminal accommodates India's first transshipment hub. ओके, इंग्लिश में देख लिया, आप हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। 15 जुलाई 2020 को नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कोचीन में
बल्लारपदम टर्मिनल की विकास गतिविधियों की क्या की है, समीक्षा की है। यह टर्मिनल भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब को क्या करेगा, समायोजित करेगा। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं इस न्यूज को, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं भाई कि आज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज उठने वाली है। देखिए, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जामिनर किस हद तक पूछ सकता है, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है धीरे 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 हमें चीजों का आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस हद तक आपसे क्वेश्चन कर सकता है। एक एसएससी एस्पिरेंट से कैसा क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, एक बैंक एस्पिरेंट से कैसा क्वेश्चन करेगा, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखिएगा क्या लिखा है, बात हो रही है 15 जुलाई 2020 को। ठीक है, बात क्या हो रही है 15 जुलाई 2020 को, किसने, तो मिनिस्टर, सॉरी, ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग श्री मनसुख मंडाविया, नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी नाम नहीं रटता तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आप एक पर्सन का नाम याद करो, दूसरे का सरनेम। अगर कभी आपको नाम रटने में प्रॉब्लम होती है कि क्या नाम हो सकता है इसका, या बहुत सारे, क्योंकि हर रोज आपको 10 नए नाम मिलेंगे करंट अफेयर के सेशन में, तो आपको बस यही करना है, एक का आपको नाम रटना है और दूसरे का सरनेम, बस बात वहीं पर सारी बन जाएगी। ओके, तो नाम क्या है भाई इनका, तो मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन है ये, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग है, श्री मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग है श्री मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने रिव्यू लिया है, इन्होंने क्या लिया है, रिव्यू लिया है, किस चीज का, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ वल्लरपदम इन कोचीन, कहां पर, तो कोचीन में। ठीक है, सो डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ वल्लरपदम जो कि कोचीन में है, उसका रिव्यू लिया है इन्होंने। ठीक है, अब ये है क्या भाई, तो ये जो ये बताया गया है डेवलपमेंट कोचीन, ये सब क्या है, तो ये ट्रांजेक्शन हम जिसको बोल सकते हैं, या फिर ट्रांस बस बोलिए, ट्रांसशिपमेंट, मतलब सामान यहां से वहां लेकर जाना, एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है। तो ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ट्रांसशिपमेंट हब क्यों भाई, तो ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो क्या लिखा है चलिए, और ये किसके लिए, इसको प्रेफर किसके लिए किया जा रहा है, तो साउथ इंडिया एशिया, ये पेन कहाँ चला गया, ये साउथ इंडिया एशिया, साउथ इंडिया एशिया, इसको प्रेफर किसके लिए किया जा रहा है, तो साउथ इंडिया एशिया के लिए क्या किया जा रहा है, इसको प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट है, तो भाई और तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये होगा क्यों, एक और चीज, ट्रांस में आप एक और चीज देख लो, तो ये ट्रांसशिपमेंट क्यों होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बहुत सारे, इस न्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे, आप देख भी सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 जुलाई 2020 को, 15 जुलाई 2020 को किसने, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग कौन है भाई, ये मिनिस्टर मनसुख मंडाविया है, श्री कौन है, मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट एक्शन प्रोग्राम को रिव्यू लिया है, डेवलपमेंट एक्शन प्रोग्राम का रिव्यू लिया है, ब्लाद्रेपदन कहां पर है, कोचीन में, कोचीन मीन्स केरला। ठीक है, वहां की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, साउथ इंडियन एशिया के लिए ये शिपमेंट की प्रिपेयर डेवलप किया जा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रेड, भाई ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, जहां पर शिपमेंट की बात होगी वहां पर ट्रेड की बात होगी। शिपमेंट का मतलब, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की हो, डेफिनेटली की होगी, आफ्टर ऑल आप लोग आज की यूथ है,
मिंत्रा पे सेल हुई है अभी कुछ, आई थिंक तकरीबन 15-20 दिन पहले मिंत्रा पे सेल थी, तो वहां पर भी आपने आई एम श्योर शॉपिंग वगैरह की होगी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप अपना स्टेटस देखते हैं, क्या देखते हैं शॉपिंग में, आप अपना जब भी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आप इस स्टेटस देखते हैं कि अभी मेरा सामान कहाँ आया, तो वहां पर लिखा होता है पैक्ड, फिर लिखा होगा शिप, गो टू फैक्ट्री या कुछ भी ऐसा, फिर लिखा होगा शिपमेंट। तो शिपमेंट मतलब क्या है, आपका सामान निकल चुका है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। शिपमेंट का क्या मतलब होता है, आपका सामान निकल चुका है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ से आप कॉमन, अगर आपको एग्जाम में तुरंत लिखना हो भाई किस लिए, तो आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। मैम ने बोला था शिपमेंट मतलब आपका सामान आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। ये किसका एग्जाम्पल था, तो ऑनलाइन शॉपिंग का, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मोस्ट रिसेंटली ऑन जुलाई 15, 2020 अशोक लवासा was appointed as the vice president of the Asian Development Bank. Okay, that's great. Ashok Lavasa, 1980 batch, retired IAS officer serving as election commissioner. He has now been appointed as the vice president of ADB. ठीक है, फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किसके लिए, तो ये ट्रिपल पी मॉडल है भाई। यहाँ पर एक ट्रिपल पी मॉडल है, 1 मिनट का टाइम देना। हाँ, ट्रिपल पी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके लिए कहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन में। हिंदी में देखें फिर डिटेल में न्यूज को भी समझेंगे। लिखा है, हाल ही में 15 जुलाई 2020 को अशोक लवासा, जो कि जिनको क्या बनाया गया है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियाई विकास बैंक के अशोक लवासा जी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अशोक लवासा 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे। मतलब ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं और ये चुनाव आयुक्त में भी सेवानिवृत्त अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया है। उन्हें अब सार्वजनिक निजी भागीदारी और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए एडीबी का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आ जाओ फटाफट से यहाँ पे देख लो क्या होगा, न्यूज देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले बात हो रही है एडीबी की। फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फुल फॉर्म क्या होगा भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते, अब क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गई है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, राइट। तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, कौन बने हैं, तो अशोक लवासा। अच्छा, ये नीति आयोग में भी इन्होंने काम किया है। एक और बात बता दूं, नीति आयोग में भी ये किसी पद पर थे। ठीक है, तो नाम क्या है, अशोक लवासा। ठीक है, ये क्या बने हैं, तो ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ के, तो भाई एडीबी के बने हैं। और कब बने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 2020 को इन्होंने क्या किया, पदभार संभाला अपना, 15 जुलाई 2020 को। अब भैया एक्स्ट्रा इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, तो 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। दैट्स ग्रेट। 1980 बैच के क्या रह चुके, आईएएस ऑफिसर, और इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने काम किया है। ओके, चुनाव आयुक्त में भी। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने भी। और ये इनकी न्यूज में और एक नया चार चांद लगा देती है भाई, कि इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने काम किया है। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इनका काम क्या है, ठीक है, इनको नियुक्त क्यों किया गया है, क्यों नियुक्त किया गया, तो क्वेश्चन तो ये उठेगा। तो यहाँ पर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्यों किया गया है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कोई मुझे बताएगा क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर किसी को पता है कुछ भी। इसको हम कहते हैं ट्रिपल पी मॉडल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल पी मॉडल। अच्छा, एक क्वेश्चन मजेदार मेरे दिमाग में आया, ट्रिपल पी मॉडल की बात हुई तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आया। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ट्रिपल पी मॉडल क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक ऐसा ही डिस्कशन आ गया, वन ऑफ माय फ्रेंड, उससे पूछा गया कि भाई ट्रिपल पी मॉडल क्या है, तो उसने कहा कि परचेसिंग पावर पैरिटी। उसने क्या कहा, परचेसिंग पावर पैरिटी। इंटरव्यूअर को पता चल गया ये सिर्फ परचेसिंग पावर पैरिटी जानता है, इसको आगे का कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर जैसे मैं, क्योंकि हम जो काम कंटिन्यू करते रहते हैं हमें उन चीजों की आइडिया हो जाता है ना। जैसे मैं हूँ,
मैं आपको डेली बेस पर करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करती हूँ ना डेफिनेटली। तो मुझे आइडिया है कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, बैंक किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से, यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। मतलब एक ही करंट अफेयर का, एक ही न्यूज का एसएससी में कैसा क्वेश्चन बनेगा, बैंक में कैसा क्वेश्चन बनेगा और यूपीएससी कैसा क्वेश्चन बनाएगी, मुझे आइडिया है। क्यों? क्योंकि वो काम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ट्रू। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि उस जो वन ऑफ माय फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनसे पूछा गया भाई ट्रिपल पी मॉडल क्या है, उसने फटाफट से तुरंत आंसर दे दिया पूरे जोश के साथ। अच्छा, परचेसिंग पावर पैरिटी पूछ रहे हैं आप, ओके। परचेसिंग पावर पैरिटी थोड़ा बहुत बताया, जितना भी बना, नहीं बना छोड़ दिए। अब इंटरव्यूअर को ये पता था कि इसको ट्रिपल पी मॉडल का एक ही मतलब पता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बोला नहीं मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा था, मैंने तो पूछा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। ही वॉज ब्लैंक, उसको नहीं पता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ही रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ओके, तो ये गलती आप ना करें कभी। वैसे तो आई एम श्योर आपके साथ कभी ऐसा होगा नहीं, बट अगर कभी ऐसा होता है, सपोज कभी ऐसी कोई चीज आ जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूअर अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। तो अगर वहां पर, अब देखो आप पूछोगे फिर मैम वहां पर क्या आंसर देना था, तो अगर कोई आपसे पूछता है कोई इंटरव्यूअर कि भाई ट्रिपल पी मॉडल क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि ट्रिपल पी मॉडल तो दो है, एक है परचेसिंग पावर पैरिटी, एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको किसके बारे में जानना है आप ये बताओ। और जब आप ये लाइन बोलेंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा भाई इसको तो सब पता है, तो आप इतना कॉन्फिडेंसली उसे आंसर देंगे कि दोबारा वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर आप बाजी मार लोगे, राइट। तो ठीक है, तो आंसर जब आप एक ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो आपके आंसर इतने ऑथेंटिक होने चाहिए कि सामने वाला एकदम बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो ये सब क्लियर हुआ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में राइज होंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम दो, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ओके, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। एडीबी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास जगह की बड़ी कमी है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी। क्या इरेज कर सकती हूँ मैं, यही इरेज कर सकती हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको ही थोड़ा सा इरेज करके और आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या हो सकता है। चलो, अब देखते हैं एडीबी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, कोई रोक ही नहीं सकता, हेडक्वार्टर क्या होगा, मनीला फिलीपींस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस्टेब्लिश कब हुआ था, 101% इस पर क्वेश्चन आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। 1966, डेट, चलो डेट भी याद कर लो, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1966, 1966 में ये स्टेब्लिश हुआ था। मेंबर कंट्री कितनी है, ये क्वेश्चन भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कितनी है तो 66 मेंबर, सॉरी 68 है ये। मेंबर कंट्री कितनी है तो 68, 68 मेंबर कंट्री कितनी है तो 68 इसकी मेंबर कंट्री है। ठीक है, और किस पर्पस के लिए काम कर, अच्छा पर्पस तो गया बाद में, आप पहले इसके प्रेसिडेंट देखो। प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं, तो देखिएगा है मास्तु गुगु। इनका नाम ही इतना अजीब है कि मैं लिखना ही पसंद करूंगी, भाई बोल से तो मेरे से नहीं बनेगा। ठीक है, मास्तु गुगु असाकावा, मास्तुगुगु असाकावा। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अब तो मुझे लगता है इस न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे फाड़ दोगे, है ना। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसके रिसेंटली, अशोक लवासा। अशोक लवासा जी कब बने इसके प्रेसिडेंट, तो 15 जुलाई 2020 को। 1980 के आईएएस बैच के ऑफिसर रह चुके और इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने एज अधिकारी वर्क किया है।
ये इनको क्यों, तो ट्रिपल पी मॉडल के लिए इनको नियुक्त किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पब्लिक और प्राइवेट संस्थानों के बीच मिलकर कोऑपरेशन करके जो बिजनेस वगैरह चालू होते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना, कोई भी आपको कोई ऐसा मिल गया, आपने बहुत जगह पर देखा होगा, प्रोजेक्ट मिला है, कैसा प्रोजेक्ट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही एक एग्जाम्पल है, सेमी गवर्नमेंट लाइक प्रोजेक्ट। हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस। स्टेब्लिश कब हुआ, 19 दिसंबर 1966, 1966। मेंबर कंट्री कितनी है, तो 68 है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो मास्तुगो असाकावा। डन। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, ऑन जुलाई 17 2020 पीएम मोदी विल एड्रेस अ स्पीच ऑन द इवनिंग ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। The Prime Minister has to speak at the valedictory, the high-level segment of the United Nations EPOS। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है 17 जुलाई 2020 को पीएम मोदी ने राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक भाषण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र एकोसोक के उच्च स्तरीय सेगमेंट के वैलिडिक्टरी के रूप में इनको क्या करना है, बोलना है। ये भाषण वैलिडिक्टरी के रूप में इनको देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इस न्यूज से संबंधित, ठीक है। न्यूज से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, ठीक है। एड्रेस करेंगे, सबसे पहले एड्रेस करेंगे तो पीएम मोदी जी, मैं ये भी लिख देती हूँ भाई, नहीं तो आपको पता है कौन एड्रेस करेंगे, मिस्टर इंडिया आ चुके हैं क्या यहाँ पर। तो पीएम मोदी एड्रेस करेंगे किसमें, यूएन में। पीएम मोदी यूएन में एड्रेस करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम। तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पहली बार संबोधित कर रहे हैं यूएन में पीएम मोदी जी। इंडिया वॉन इट्स मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। और क्यों कर रहे हैं, तो इंडिया जो है उसने वॉन किया है, इंडिया वॉन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया वॉन इट्स मतलब इंडिया ने क्या अपनी जगह, एक्चुअली मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन काउंसिल, ठीक है। तो पीएम मोदी जो हैं ये एड्रेस करेंगे यूएन को पहली बार भाई ये यूएन को एड्रेस करने वाले। और क्यों, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली एक चुनाव जीता था जहां पर इसने अपनी मेंबरशिप को तय किया यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, उसके लिए ही दे होगा इनका भाषण, ठीक है। जो कि यूएनएससी का ये यूएनएससी, ओके 1 मिनट, यूएनएससी का ये 15th मेंबर बना है इंडिया, ठीक है। यूएनएससी का 15th मेंबर इंडिया बन चुका है, ठीक है। बात करते हैं तो परमानेंट मेंबर कौन है यूएनएससी के, परमानेंट मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। परमानेंट मेंबर पे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं परमानेंट मेंबर पर, ठीक है। तो पहला कौन है, फर्स्ट पर है यूएस, देन होगा यूके, देन होगा रशिया, चाइना और फ्रांस। रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो ये भाई 5 हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, इसके यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है, वो है ये 5, ठीक है। चलो अब ये एक्सोक क्या है भाई, तो देखिएगा ये एक्सोक जो है ये 1946 में स्टेब्लिश हुआ था। मैं यहीं पर लिख दूं क्या, नहीं लिख देती हूँ, अलग से लिखती हूँ। एकोसोक 1946 में हुआ था स्टेब्लिश, और इंडिया वाज द फर्स्ट मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ एकोसैक। ये भी बहुत प्राउड वाली बात है, इंडिया जो है वो एकोसैक का फर्स्ट मेंबर बना है। इंडिया जो है वो एकोसैक का पहला मेंबर बना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है देखते हैं इसमें, नहीं भाई कुछ भी नहीं है। चलो तो बात क्या हो रही है, तो बात है 17 जुलाई 2020 को
पीएम मोदी हैं जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ, याद रखना 75वीं वर्षगांठ थी, उसमें एकोसैक को संबोधित करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि इंडिया ने मेंबरशिप जीती है यूएन काउंसिल में और यूएनएससी का मेंबर बना है, परमानेंट मेंबर, ठीक है, सॉरी यूएनएससी का मेंबर बना है, परमानेंट मेंबर नहीं बना, परमानेंट मेंबर 5 है। देखो यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये परमानेंट मेंबर है। एकोसोक की बात करें 1946 में स्टेब्लिश हुआ, इंडिया जो एकोसेक का पहला प्रेसिडेंट था। चलिए नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट न्यूज आ चुकी है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15th जुलाई। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपिंग द यूथ विथ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गुड वर्क स्किल। दिस ईयर्स डे फोकस ऑन स्किल फॉर अ स्किल्ड यूथ। भाई थीम इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगी, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना क्या लिखा है, हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए बनाया जाता है। इस वर्ष का दिन एक कुशल युवा के लिए कौशल विषय पर पूर्णतः केंद्रित है। और इसकी थीम क्या है, तो एक कुशल युवा के लिए कौशल, एक कुशल युवा के लिए कौशल, यही क्या है, तो यही होगी इसकी थीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाईलाइट देखो भाई इसकी क्या है, इसकी हाईलाइट क्या क्या होगी, तो हाईलाइट है इसकी कि ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूनेस्को, यूनेस्को एंड आईएलओ। अच्छा आईएलओ को फुल फॉर्म क्या है, तो अभी लिख देती हूँ यहाँ पर, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आईएलओ को फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए आप देख सकते हैं, लिख दिया मैंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वो और यूनेस्को दोनों ही मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करना इन्होंने स्टार्ट किया था 15 जुलाई को। और किस डे के रूप में, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे किसके रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। सो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है, थीम है, तो एक्चुअली इतनी लंबी थीम लिखने से अच्छा है क्यों ना मैं इसको अंडरलाइन ही कर दूं, लेकिन मेरा पेन कहाँ गया, तो ये है, ये रही आपकी थीम, स्किल फॉर स्किल्ड यूथ, स्किल्स फॉर स्किल्ड यूथ, ये इसकी थीम है, ठीक है। बात करते हैं यूएन ने इस डे को कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, तो 2014 से फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट हुआ। फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट हुआ था कब, तो 2014 में, 2014 फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट हुआ 2014 में, ठीक है। तब से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाने लगा। ओके, फर्स्ट टाइम जब ये सेलिब्रेट किया गया था, तो ये कदम श्रीलंका द्वारा इनिशिएटेड, किसके द्वारा किया गया था, श्रीलंका द्वारा। इनिशिएट किसके द्वारा किया गया, तो श्रीलंका द्वारा, श्रीलंका द्वारा क्या किया गया, इसको इनिशिएटेड किया गया, श्रीलंका द्वारा इसको क्या किया गया, तो इनिशिएटेड किया गया, ठीक है। चलो तो बात हो रही है यूनेस्को की, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम में। 15 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया गया। और कौन दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए थे, तो यूनेस्को और आईएलओ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक मिनट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 2014 में पहली बार सेलिब्रेट हुआ था ये डे, फर्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल डे, उसके बाद सेलिब्रेट कंटिन्यू होने लगा, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ 2014 में। ओके, किसके द्वारा, तो श्रीलंका ने इनिशिएट किया था कि इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। इनिशिएटेड का फुल फॉर्म क्या होता है, पहल करना, राइट, पता होगा आपको। तो सेलिब्रेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, जो युवा हैं
उनमें जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब उद्यमिता है, गुड वर्क स्किल जो है उनके पास, इस सबको और ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई, क्योंकि आपको पता है भारत एक युवा देश है, और युवा देश है, युवा खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे। तो युवा को अच्छी चीजें मिले, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, अगर उसके पास कोई स्किल है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ भाई आप तो इस चीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है। उसके लिए इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो गलत किया, देखो क्या किया है। तो ऑन July 14, 2020 द गोवा बेंच ऑफ द जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग स्टेटेड द एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर वुड नॉट अट्रैक्ट टू जीएसटी 18%, वुड नाउ अट्रैक्ट टू जीएसटी ऑफ 18%। हिंदी में क्या लिखा है, लिखा है 14 जुलाई 2020 को जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गोवा बेंच ने कहा है कि अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पर अब 18% की जीएसटी लगेगी। चलिए सैनिटाइजर को भी नहीं छोड़ा अब तो उन्होंने, ठीक है। किसने अनाउंस किया है, तो अब फटाफट से देख लेते हैं सारी न्यूज, ठीक है। अनाउंस्ड बाय गोवा बेंच, ठीक है। अनाउंस्ड बाय गोवा बेंच की जो जीएसटी अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग जो है उसने कहा है कि जो सैनिटाइजर किससे बना है, एल्कोहल। तो चलो कोई नहीं, एल्कोहल अगर सेल नहीं हो पा रही है तो ये एल्कोहल का फायदा यहीं पर उठा ले रहे हैं, ठीक है। अब एल्कोहल तो ऐसे मार्केट में आ नहीं रही है, लोग डर भी रहे हैं मतलब जो भी इसका यूज करते होंगे, जो भी लेते होंगे, तो वो डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लाइन नहीं लगाते भाई, बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है, वो सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आपके एल्कोहल का पैसा हम सैनिटाइजर में वसूल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि एल्कोहल से जो बना हुआ सैनिटाइजर है उस पर सबसे हाईएस्ट रेट अपने यहाँ जीएसटी का कितना है, 18%। तो बोला यही लगाएंगे हम, क्योंकि अब आप एल्कोहल का यूज नहीं कर रहे तो हम ऐसे एल्कोहल का पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये सैनिटाइजर पर 18% का जीएसटी लगाएंगे, ये बात इन्होंने कह दी। तो गलत कही, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। भारत तो आपको पता है, भारत देश जो है वो एक अवसर का देश है। कोरोना आया तो अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो गया, किस चीज का, मास्क का और सैनिटाइजर का। मतलब हमारे यहाँ कुछ भी आ जाए, हम उसको अवसर में बदलने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए हम कोई मौका नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 18% के जीएसटी लगने की बात इन्होंने कही है, ओके। 18% का जीएसटी लगेगा। अच्छा, ये 18% जीएसटी डिक्लेयर किसने किया, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको डिक्लेयर किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको डिक्लेयर किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसने इसको डिक्लेयर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको डिक्लेयर किया है कि भाई हम ऐसा रखेंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ भी है यहाँ पर, तो और तो ज्यादा मुझे नहीं लगता और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है और होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सैनिटाइजर कॉमोडिटी आ गई है अब जीएसटी के अंदर, जो पहले नहीं थी, तो फायदा अब गवर्नमेंट जम के लेगी। तो 14 जुलाई 2020 को किसने अनाउंस किया है, तो गोवा बेंच ने, गोवा बेंच की जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, याद रख लेना, एआर का फुल फॉर्म है ये। फुल फॉर्म बहुत आते हैं एग्जाम में, आप भी जानते हैं। तो उसने क्या कहा है कि भैया वो सैनिटाइजर, ऐसे सैनिटाइजर जिनपे एल्कोहल लगा हो, एल्कोहल का यूज ज्यादा हुआ है, उस पर वो 18% जीएसटी लगाएगी। मतलब पहले सबसे ज्यादा पहले तो ये जो एल्कोहल वगैरह था ये आपका जीएसटी से बाहर था, ठीक है। क्योंकि जिसको यूज करना है वो करेगा ही करेगा, क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि अब उस पर भी जीएसटी लगा दी कि आप यूज नहीं कर सकते अल्कोहल, जबकि हम सीधे साधे लोग हैं, हम तो उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं, उसका सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं अपने हैंड वॉश करने में या अपने हाथों को साफ रखने में, सैनिटाइज करने में, बट उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बात कही गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की न्यूज। न्यूज कम थी बट इंटरेस्टिंग थी, और जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जिससे ज्यादा आने वो था, ओके।
तो चलिए गाइस, आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। थैंक यू सो मच गाइस। चलो, तो आपसे अब मेरा मिलना होगा 1 मिनट। चलो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपसे मैं मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक नए सेशन के साथ। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। एक्चुअली बाकी डे को अगर आप कंपेयर करें तो आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ी सी बातें भी हुई, आपसे इंटरेक्शन हुआ, राइट। तो होपफुली आज का सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि 50-60 व्यूज में मजा नहीं आता है, ठीक है। ये कोई व्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जब चैनल पर 3 के सब्सक्राइबर हैं तो भाई कम से कम 1 के तो देखें, या फिर चलो 1 के भी छोड़ो, चलो मैं आपसे 1 के भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही, 500 तो वॉचिंग हो, 500 व्यूज तो होने चाहिए, राइट। तो 500 व्यूज ही हो, बट प्लीज इतना शेयर करो कि कम से कम 500 व्यूज तो हो, तब तो मजा है, अदरवाइज कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम कुछ ऐसा करिए कि 500 व्यूज तो होने ही चाहिए, ओके। तो बिल्कुल शेयर कर दो, वायरल कर दो, आप इसको, इस सेशन को बिल्कुल वायरल कर दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने ही चाहिए, ये आपका टारगेट है, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर नए टॉपिक नए सेशन के साथ। तब तक कीप लर्निंग। ये जो टाइम है एक गोल्डन चांस है गवर्नमेंट जॉब पाने का, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने का एक बहुत अच्छा चांस है। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ने में थोड़ा बहुत मन नहीं लगता है, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि क्योंकि अगर एक बार एग्जाम स्टार्ट हुआ तो फिर शांति नहीं है। फिर तो आपके बैक टू बैक एग्जाम ही एग्जाम, इतने एग्जाम होंगे कि आपने पूरी जिंदगी में जितने एग्जाम नहीं दिए होंगे उतने आप एक साल में दे लोगे, है ना। बट उसके लिए आपको पहले से भी तो प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम देना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि एग्जाम निकले, एग्जाम देने से मतलब नहीं, एग्जाम निकलना भी चाहिए, राइट। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। मिलते हैं कल आपसे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।